दोनों घर पहुंचते हैं और शिवम अपने रूम में जाता है। अनन्या भी अपने रूम में जाकर आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन पे कुहू का मैसेज आता है कि वो कल सुधा जी के साथ आ रही है। सी यू सून। वो सोचती है कल वो सुधा जी से भी बात कर लेगी और फिर वो सो जाती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होते हैं, बस शिवम ही वहाँ नहीं होता है। तो रीमा जी मुस्कान से कहती हैं कि बेटा जाकर देखना तो रासू कहाँ है, अभी तक आया नहीं। और तभी शिवम डुग्गू के साथ अपने रूम से बाहर आता है और अनन्या के पास ही बैठ जाता है। अच्छा हुआ रासू तू आ गया, वरना फिर नाश्ता ठंडा हो जाता। हाँ माँ, वो कल रात नींद देर से आई तो इसीलिए सुबह लेट हो गया उठने में। जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मुझे बाहर भी जाना है। नाश्ता करते हुए शिवम को एक मस्ती सूझी और उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही अनन्या को हिचकी आने लगी। वो शिवम को इशारे से मना कर रही थी, पर शिवम तो उसका हाथ छोड़ने के मूड में ही नहीं था। अरे अनन्या, पानी पी लो, रीमा जी ने टोकते हुए कहा। हाँ अनन्या, पानी पी लो, शिवम ने उससे कहा तो अनन्या उसे गुस्से से घूरने लगी। मम्मा लो पानी पी लो, और डुग्गू उसे अपने हाथ से पानी पिलाने लगा। तभी पीछे से किसी ने डुग्गू की आंखों पे हाथ रखते हुए कहा कि हमसे भी मिल लो शैतान। कुहू की आवाज़ सुनते ही डुग्गू चिल्लाते हुए कहता है कि कुहू दी, आप आ गई। यस। कुहू उसके सामने आते हुए कहती है कि अब तुम यहाँ आकर बैठे हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तुमसे और दी से दूर भी तो नहीं रह सकते, बस इसीलिए मैं और नानी चले आए यहाँ। अनन्या कुहू का सबसे परिचय करवाती है। वैसे कुहू, आंटी कहाँ है, अनन्या ने पूछा। वो मामू के साथ हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी इसलिए वो वहीं रुक गई और मैं यहाँ चली आई। अच्छा किया, डुग्गू भी बहुत खुश है। अच्छा दी, मैं और शिवांश जा रहे हैं घूमने, तो आप टेंशन मत लेना, मैंने मामू से भी बात कर ली है। आप लोग तो अपने काम में बिजी रहोगे तो हम लोग बोर नहीं होना चाहते हैं। ओके कुहू, पर डुग्गू का ध्यान रखना। डुग्गू कुहू दी के साथ ही रहना और कहीं भी इधर उधर मत जाना, समझे। अनन्या ने उसे समझाते हुए कहा। ओके मम्मा, बाय, लव यू टू। उन दोनों के जाते ही शिवम अनन्या से कहता है कि कभी मुझे भी इतने ही प्यार से लव यू बोल दिया करो। तुम डुग्गू नहीं हो जो मैं तुम्हें लव यू बोलूँ, समझे। अब जाओ अपना काम करो और मुझे भी करने दो। अच्छा अब सुनो, जल्दी से अपने रूम में आ जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला गया। अनन्या अपना काम करके अपने रूम में जाती है, वहीं शिवम उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि क्या कहा था तुमने कि मैं डुग्गू नहीं हूँ, पर मैं रासू तो हूँ, तो मुझे भी लव यू बोला करो। अच्छा, पर रासू, तो तुम आंटी के लिए हो तो उनसे जाकर कहो, वो तुम्हें ढेर सारा लाड़ प्यार करेंगी। मेरे लिए तो तुम एंग्री एंगमैन हो, हमेशा बस गुस्सा करते रहते हो। अच्छा, तो मैं हमेशा गुस्सा ही करता हूँ ना, ठीक है, तब मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूँ, वरना फिर से गुस्सा करूँगा। तुम जाओ अपना काम करो, मेरे साथ अपना सिर मत खपाओ। शिवम जाने ही वाला होता है कि अनन्या उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है कि क्या हुआ, एंग्री यंग मैन मोड ऑन हो गया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मेरा बस चले तो मैं अपने और तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहना दूँ, फिर देखूंगी कि मुझसे दूर कैसे जाते हो। शिवम अब भी चुप था तो अनन्या उसके पास जाते हुए उसके गाल पे किस करते हुए कहती कि सॉरी शिवम। अब तो शिवम यहीं पिघल गया, पर फिर भी अनन्या को परेशान करने के लिए कहता है कि एक गाल पे किस किया, दूसरा गाल पूरा मान गया है, अब जल्दी से उसे भी मनाओ और हिसाब बराबर करो। अच्छा, मतलब अब मुझे परेशान करोगे तुम। अनन्या को अपने पास लाते हुए शिवम कहता है कि नहीं अनन्या, तुम्हें तो मैं कभी परेशान नहीं कर सकता हूँ, तुम तो मेरी जिंदगी हो। शिवम उसके फॉरहेड को चूमते हुए कहता है कि किसी ने तुम्हें परेशान किया ना तो उसकी जान ले लूँगा मैं। अच्छा, अब जल्दी से अपना काम कर लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। शिवम के जाते ही अनन्या अपने काम में बिजी हो जाती है और इसमें दोपहर हो जाती है। अनन्या सोचती है कि एक बार डुग्गू से बात कर ले और वो कुहू को फ़ोन करती है, पर कुहू का फ़ोन नॉट रीचेबल होता है। फ़ोन ना लगने पर अनन्या परेशान हो जाती है। तभी कुहू दौड़ती हुई आती है और कहती है कि दी, वो शिवांश को कुछ लोग उठा कर ले गए। हम दोनों शॉपिंग करने के बाद घर आ रहे थे, सोचा आप सबके साथ ही लंच करेंगे, और जैसे ही हम घर से पहले वाले मोड़ पे थे, एक स्कॉर्पियो आई
और उसमें से 2 आदमी उतरे और शिवांश को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उन लोगों को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी दी। ये सुनकर तो अनन्या अपने बस में ही नहीं थी, वो बस रोई जा रही थी। शिवम भी ये सुनकर बहुत गुस्से में था, पर इस समय उसका शांत रहना बहुत ज़रूरी था। अभी अनन्या को शिवम की ज़रूरत थी। अनन्या, रोना बंद करो, रोने से डुग्गू वापस नहीं मिलेगा। रीमा जी और मुस्कान अनन्या को शांत कराने की कोशिश करती हैं। कुहू, तुम ये बताओ कि क्या उन लोगों ने कुछ कहा था? आई मीन तुम लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता है, तो वो डुग्गू को क्यों किडनैप करेंगे? हाँ दी, उन लोगों में से एक आदमी ने कहा था कि आपने उसे मना करके ठीक नहीं किया। वो अपनी बेइज्जती का बदला आपसे जरूर लेगा। अनन्या, तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई हुई थी या कोई और बात? कुछ सोचते हुए अनन्या कहती कि हाँ, वो सगाई वाले दिन जब मैं सारे अरेंजमेंट देखने के बाद डुग्गू को खोज रही थी तो उसी समय गलती से एक आदमी से टकरा गई। मैंने उसे सॉरी कहा पर वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और मैंने उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। शायद ये हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से कोई मुझसे बदला लेगा। तुम पागल हो क्या अनन्या? इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे ही बुरा समझोगी तुम। मैं कुछ भी ऐसे नहीं कहता हूँ, पर मेरी बात सबको बुरी ही लगती है। फिलहाल तो इस वक्त अपना गुस्सा शांत कर। अनन्या को तेरे लेक्चर की नहीं, साथ की ज़रूरत है। रीमा जी ने शिवम को डांटते हुए कहा। सॉरी शिवम, पर मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। और अनन्या रोने लगती है। शिवम से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं डुग्गू को सही सलामत वापस लेकर आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुस्कान अनन्या के लिए पानी लेकर आती है और उसे चुप कराती है। तभी अनन्या के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अनन्या कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि अभी तक ये तो पता चल गया है होगा कि तुम्हारा बेटा गायब है। चिंता मत करो, वो सही सलामत है, पर कब तक सही रहेगा ये पता नहीं। प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करना, उसे वापस कर दो प्लीज़। अरे ये क्या हुआ? उस दिन तो बहुत तैस में थी, मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब इतनी बेचारी कैसे बन गई? चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे काम की बात पे आते हैं। अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो आज की रात के लिए मेरी बन जाओ, बस फिर तुम्हारा बेटा आ जाए। अब तक शिवम अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, पर जैसे ही शिवम ने ये सुना, वो फ़ोन छीनते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अनन्या को ये सब कहने की? अगर तू मुझे उस दिन मिल गया होता और तेरी करतूत के बारे में मुझे पता होता तो मैं उसी दिन तेरी जान ले लेता। जश, चिल आशिक नंबर 1, मुझे पता था तू वहीं होगा। अब मेरी बात सुन, अगर उसका बेटा चाहिए तो उसे मेरे पास आना ही होगा, नहीं तो मैं इसे मार कर कहीं फेंक देता हूँ। नहीं, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जैसे कहोगे मैं करूँगी, अनन्या कहती। चलो फिर तुम तैयार रहना, मैं फिर से कॉल करके बताऊँगा कि कब कहाँ आना है। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा पर तुम्हारा बेटा चला जाएगा। तो जो करना वो सोच समझ कर करना, समझी? इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। तुम पागल हो गई हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बात मानने की, समझी ना तुम? पर शिवम, मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उसकी बात मानने की। तुम नहीं जानते डुग्गू मेरे लिए क्या है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इतना कहकर वो रोने लगती। पर अनन्या, हम सब हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा शिवांश को, सुधा जी ने कहा, जो अभी के साथ आई थी। हाँ अनन्या, तुम परेशान मत हो, मैं शिवांश को वापस ला कर रहूँगा, अभी ने कहा। इसी बीच शिवम किसी को फ़ोन करते हुए बाहर चला गया। शिवम किसी को फ़ोन करके सारी बात बताते हुए कहता है कि वो पता करे कि जिस नंबर से फ़ोन आया था वो किसका है और कहाँ का है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। शिवम अंदर आकर देखता है कि अनन्या अभी भी रो रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाता है। अभिमन्यु को ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। रीमा जी और सुधा जी भी परेशान थी। को भी रोते हुए बार बार कह रही थी कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अभी उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, शिवांश मिल जाएगा। अनन्या के कमरे में शिवम अनन्या को चुप कराते हुए कहता है कि बस बहुत रो लिया तुमने, अब मेरी बात सुनो। पर अनन्या अभी भी रोई जा रही थी। शिवम से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था।
वो उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है कि बस अब चुप हो जाओ प्लीज़। शिवम, मेरा बेटा, मुझे वापस ला दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाद वही मेरे जीने की वजह बना है। भले ही हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि डुग्गू मेरा बेटा नहीं है। हम दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे सब पता है कि वो तुम्हें कैसे मिला और किस तरह तुम दिल्ली गई और वहाँ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। पर अनन्या, इस समय हमें शांति से सोचना पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं ना तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और ना ही डुग्गू को। हाँ शिवम, तुम पे तो पूरा भरोसा है, बस खुद की किस्मत पे भरोसा नहीं है। पहले मेरी माँ, फिर पापा को दूर कर दिया, फिर तुम्हें भी दूर कर दिया, और अब डुग्गू। पता नहीं अभी और क्या क्या देखना है। शिवम उसे खुद से अलग करते हुए कहता है कि देखना, जल्दी डुग्गू तुम्हारे सामने होगा, वो भी सही सलामत। बस तुम रोना बंद करो। वहीं बाहर दरवाजे से अभी ये सब देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे शिवम का अनन्या के पास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह देखकर उसे अच्छा भी लगा कि कोई है जो अनन्या से इतना प्यार करता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है और अनन्या और शिवम दोनों ही खड़े हो जाते हैं। अनन्या, तुम परेशान मत हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, अभी अंदर आते हुए कहता है। तभी शिवम के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और वो बात करते हुए बाहर चला जाता है। वो नीचे जाकर सबसे कहता है कि आप सब चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी शिवम का एक दोस्त आशुतोष, जो कि एक काबिल इंस्पेक्टर भी है, घर पे आता है। रासू, ये आशुतोष यहाँ क्यों आया है? रीमा जी ने पूछा। माँ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वो अनन्या के रूम में चला जाता है। अनन्या, ये आशुतोष है, मेरा दोस्त और एसपी भी, ये हमारी मदद करेगा। आशुतोष सबको अपना प्लान बताकर शिवम को एक लॉकेट देता है जिसमें जीपीएस ट्रैकर होता है, जो वो अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता है। शिवम ये लॉकेट अनन्या को पहनाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे पीछे ही हैं। अनन्या के फ़ोन पे उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है, उसे बताता है कि कहाँ आना है। अनन्या सिर्फ हाँ कहकर फ़ोन रख देती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखो अनन्या, अभी रोने का टाइम नहीं है, तो अपने आंसू पोंछो, और रोना तो अब उसे पड़ेगा। आई श्योर उसकी ऐसी हालत करूँगा ना कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। जस्ट चिल शिवम, अपना ये गुस्सा बात के लिए संभाल कर रख लो, आशुतोष ने उसे शांत करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद शिवम अनन्या को अपने साथ लेकर निकलता है और अभी आशुतोष के साथ जाता है। शिवम के घर पे भी सब बहुत परेशान थे। सब बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब सही हो और सब सही सलामत शिवांश को लेकर वापस आ जाए। जहाँ उस आदमी ने अनन्या को बुलाया था, वहाँ से कुछ दूर पहले ही शिवम अनन्या को उतार देता है और कहता है कि बिल्कुल मत घबराना, मैं यहीं हूँ, अब तुम जाओ। अनन्या शिवम से कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। अनन्या उस घर के अंदर जाती है। वहीं शिवम बाकी सबके साथ वहां जाने के लिए चल पड़ता है। उस घर में आओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। वैसे मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी? मैं अशोक गोयनका। मुझे हर वो चीज़ चाहिए होती है जो मुझे पसंद आ जाती है, पर तुमने मुझे मना किया, अब खुद अंजाम भुगतो। देखो, मेरे बेटे को जाने दो, वो बहुत छोटा है। अनन्या उसके सामने रोते हुए कहती है, रोने का कार्यक्रम कहीं और करना, फिलहाल तो यहाँ जिस काम के लिए आई हो वो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी उस दिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। और वो अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने ही वाला था कि तभी शिवम बाकी सबके साथ वहां आ जाता है। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई इसे हाथ लगाने की है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। शिवम अनन्या का हाथ छुड़ाकर उसे उस आदमी को मारने लगता है। तभी वहां पर 4-5 गुंडे और आ जाते हैं और आशुतोष और अभी उन सब पे बरस पड़ते हैं। इसी बीच आशुतोष के दूसरे ऑफिसर्स पूरे घर में शिवांश को खोजने लगते हैं। वहीं एक कमरे में उन्हें शिवांश मिलता है और वो लोग उसे लेकर नीचे आते हैं। वहीं अनन्या शिवांश को आता देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। इसी बीच शिवम का ध्यान भटक जाता है और अशोक अपनी कमर से गन निकाल लेता है और अनन्या के ऊपर गोली चला देता है। पर भगवान की कृपा से अशोक का निशाना चूक जाता है और गोली उसके कंधे से छू कर निकल जाती है। शिवांश,
ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है। अभिमन्यु जाकर शिवांश को चुप कराने की कोशिश करता है। ये देखकर शिवम अशोक को पकड़कर मारने लगता है। आशुतोष उन दोनों को अलग करते हुए कहता है कि शिवम, जाकर अनन्या को संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। शिवम अभिमन्यु को शिवांश को लेकर वहाँ से घर चले जाने को कहकर अनन्या को हॉस्पिटल ले जाता है। मैं ठीक हूँ शिवम, बस गोली छूकर चली गई है और थोड़ा खून निकल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम चुप करोगी? एक तो यहाँ इतना खून निकल रहा है, उस पे से तुम मुझे समझा रही हो, शिवम ने गुस्से से कहा। हॉस्पिटल जाकर शिवम अनन्या की चोट पे पट्टी बंधवा कर घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर आकर अभिमन्यु मुस्कान और कुहू को शिवांश का ध्यान रखने को कहकर नीचे चला आता है। वहाँ सबको पूरी बात बताकर अभिमन्यु शिवम को फ़ोन करता है और अनन्या के बारे में पूछता है। शिवम उसे बताता है कि अब अनन्या ठीक है और वो दोनों घर आ रहे हैं। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद शिवम और अनन्या भी घर आ जाते हैं। रीमा जी और सुधा जी दोनों अनन्या और शिवम को सही सलामत देखकर मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहते हैं। तुम ठीक हो ना अनन्या? रीमा जी उसके पास आती हुई कहती, हाँ मैं ठीक हूँ आंटी, बस हाथ पे जरा सी चोट लग गई है। माँ, मैं इसे उसके कमरे में छोड़ कर आता हूँ। और शिवम अनन्या को उसके रूम में छोड़ देता है, जहाँ डुग्गू, कुहू और मुस्कान के साथ बैठा होता है। अनन्या को देखते ही वो रोते हुए दौड़कर उसके पास आकर गले लगाते हुए कहता है कि मम्मा, आप ठीक हो ना? आपके हाथ से ब्लड निकल रहा था। हाँ डुग्गू, मैं ठीक हूँ और मेरा हाथ तो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। पर ये क्या, तुम रो रहे हो? चलो अब जल्दी से रोना बंद करो। अच्छा शिवांश, चलो हम सब नीचे जाकर आइसक्रीम खाते हैं। अब मन्नू ने कहा, हाँ डुग्गू, तुम जाओ आइसक्रीम खाने। पहले तो डुग्गू नहीं मान रहा था, पर शिवम के कहने पे वो सबके साथ नीचे चला जाता है। मुस्कान, एक काम करो, अनन्या के लिए जूस और कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर उसे दवाई भी खानी है। पर शिवम, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, और स्पेशली ये दवाई तो बिल्कुल भी नहीं। अनन्या ने कहा, तुमसे मैंने कुछ पूछा है क्या? तुम चुपचाप बैठी रहो, समझी? शिवम का पारा हाई देखकर अनन्या चुपचाप बैठ गई और मुस्कान डर कर नीचे चली गई। अनन्या को खाना खिलाने के बाद दवा देकर शिवम उसे रेस्ट करने को बोलकर जाने लगता है। अनन्या शिवम का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। शिवम उसके पास बैठते हुए कहता है कि बोलो, क्या बात है? क्या हुआ शिवम, तुम इतना परेशान क्यों हो? अब तो सब ठीक है ना? शिवम उसके होठों पे उंगली रखते हुए कहता है कि आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम मेरी जान हो, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। अनन्या उसके पास आती है और उसके दोनों आंखों को चूमते हुए कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना। शिवम उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है कि मैं क्या करूँ अनन्या, मेरा तो दिल कर रहा है कि जिंदा जला डालूं उस कमीने को। बस शिवम, अब बहुत हुआ, जो होना था वो हो गया, अब उस बारे में सोचना छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम। वैसे गुस्सा तो मुझे भी तुमसे होना चाहिए, यहाँ मुझे चोट लगी है और तुम सिर्फ मुझ पे गुस्सा किए जा रहे हो, ऊपर से इतनी कड़वी दवाई भी खिला दी। कितनी बेरहम हो तुम। अच्छा, मैं बेरहम हूँ? तो अभी यही सही, पर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं ऐसा ही रहूँगा। अब तुम आराम करो, और हाँ, डुग्गू की टेंशन मत लेना, वो मेरे साथ या मुस्कान के साथ सो जाएगा। शिवम वहाँ से नीचे आकर सबके साथ बात करता है। तभी आशुतोष वहाँ आता है और बताता है कि अशोक और उसके भाड़े के गुंडों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब वो सब सलाखों के पीछे हैं। थैंक यू आशुतोष, आज तेरी वजह से सब सही सलामत है। अरे ये तो मेरा फर्ज था, उस पे से तू तो मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके बाय आशुतोष। आशुतोष के जाने के बाद शिवम अब मन्नू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो दोनों बाहर लान में आ जाते हैं। हाँ शिवम, बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? सबसे पहले तो थैंक यू और सॉरी। थैंक यू इसलिए कि आज तुमने अनन्या का इतना साथ दिया, और सॉरी इसलिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रूड था। शायद अनन्या को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस इसीलिए कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। बट तुम्हें लेकर अब मेरे मन में कुछ भी गलतफहमी नहीं है। मुझे पता है शिवम,
और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अनन्या से इतना प्यार करते हो। अब चलो अंदर, वहाँ सब हमारा वेट कर रहे होंगे। माँ, कुहू, अब हम चले। हाँ बेटा, पर एक बार अनन्या से मिल लेते तो अच्छा होता। वो अभी सो रही है। माँ, हम दोबारा आ जाएंगे उससे मिलने। अब चलिए। उनके जाने के बाद शिवम मुस्कान से कहता है कि डुग्गू को अपने कमरे में ही सुला दे और उसके साथ ही रहे। जी भैया। और मुस्कान डुग्गू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ रासू, बता क्या बात है। शिवम रीमा जी को डुग्गू और अनन्या के बारे में सब बताता है। माँ, अब मैं चाहता हूँ कि अनन्या और मैं शादी कर लें। हाँ रासू, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम दोनों शादी कर लो। बस कल ही मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। पर तूने अनन्या से पूछा है? वो तैयार है ना? हाँ माँ, उसकी मर्जी के बिना थोड़े ना मैं कोई फैसला लूँगा। पर रासू, मैं तो ये पूछ रही थी कि वो तेरा गुस्सा हैंडल करने के लिए तैयार है ना? तेरा गुस्सा भी तो इतने हाई लेवल का है। रीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या माँ, आप भी मेरे लिए ऐसा ही कहेंगी? अरे नहीं, चल अब तू भी आराम कर। शिवम अपने रूम में जाकर उस रिंग को निकालकर अपने पॉकेट में रखकर किचन में जाता है। थोड़ी देर बाद शिवम अनन्या के रूम में जाकर नॉक करता है। हाँ, अंदर आ जाओ। अनन्या ने विदा देख के ही कहा। क्या हुआ अनन्या, इतनी परेशान हो? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टेस्टी सा खाया जाए, इसीलिए नूडल्स बना रहा था। फिर सोचा कि नीचे अकेले खाऊंगा, उससे अच्छा है कि अगर तुम जाग रही होगी तो तुम्हारे साथ बातें करते हुए खा लूंगा। तुम कितने दुष्ट हो, कितने बुरे हो। मुझे कड़वी कड़वी दवाई खिलाकर खुद टेस्टी टेस्टी नूडल्स खाओगे, और वो भी अकेले। पर अनन्या, मुझे थोड़े ना पता था कि तुम्हें भी नूडल्स खाने हैं। और वैसे भी मुझे कोई सपना थोड़े ना आता है कि तुम्हें क्या मन है। हाँ हाँ ठीक है, तुम खाओ अकेले, मुझे नहीं खाना। अनन्या ने गुस्सा होते हुए कहा। एक बच्चे की माँ हूँ, फिर भी तुम्हारी हरकतें बच्चों से कम नहीं है। अनन्या अभी गुस्से में थी, जिसकी वजह से वो शिवम की तरफ देख भी नहीं रही थी। शिवम उसके पास बैठते हुए कहता है। जब गुस्से में तुम्हारे गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं तो सच्ची बहुत क्यूट लगती हो तुम। तुमने मुझे टमाटर कहा? जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे। जाओ यहाँ से, और मेरा मूड मत खराब करो। अनन्या उसके सीने पे हाथ मारते हुए कहती है। इसी बीच उसे ध्यान नहीं रहता है कि उसका एक हाथ तो इंजर्ड है, और इसी नोक झोंक में उसके हाथ पे दबाव पड़ता है और वो चिल्ला उठती है। शिवम, जो कि पहले तो काफी हंस रहा था, पर अनन्या को इस तरह दर्द में देखकर वो उसके पास आता है और उसे बेड पर बिठाता है। और मान लो मुझे, अब खुद को ही दर्द हो रहा है। पहले ठीक हो जाओ, फिर जितना मन हो उतना मार लेना। और ये नूडल्स भी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, लो खा लो। अब जब तुम मेरे लिए लाए हो तो खिला भी दो। शिवम मुस्कुराते हुए उसके पास बैठते हुए उसे नूडल्स खिलाता है। तुम भी खाओ। क्या सारा मुझे ही खिला दोगे? अनन्या चम्मच उसकी तरफ करते हुए उसे खाने का इशारा करती है। नूडल्स खाते हुए शिवम अनन्या से कहता है कि तुम मुस्कान की शादी को लेकर परेशान मत होना, और मैंने माँ से हमारे बारे में बात कर ली। मैं जल्द से जल्द ही अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर शिवम, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, ऑलरेडी 5 साल लेट चल रहे हैं हम लोग। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। वैसे भी अब मुझे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना। ठीक है शिवम, मैं कल डुग्गू से भी बात कर लूँ। आखिरकार ये हम तीनों की जिंदगी का फैसला है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो मेरे लिए कभी मना नहीं करेगा। अब तुम ये सब सोचना छोड़ो और अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? अनन्या ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। मैंने आंखें बंद करने को कहा है, बड़ी करने को नहीं। शिवम उसके पास आते हुए कहता है। हाँ हाँ ठीक है। अनन्या अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है। शिवम उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो। अनन्या अपनी आंखें खोलकर देखती है कि उसके रिंग फिंगर में एक डायमंड रिंग होती है। रिंग देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज अनन्या, रोना मत। मैंने कहा था ना कि एक दिन इस रिंग में डायमंड और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आऊंगा। तो आज एक स्टेप पूरा हो गया। लव यू एंग्री यंग मैन। लव यू टू अनन्या। अच्छा,
आप जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। पर तुम्हारे बिना नींद कहाँ आएगी, फिर भी जाना पड़ेगा। चलो तुम भी सो जाओ। शिवम उसके फोरहेड पर किस करते हुए चला जाता है। अपने रूम में जाकर शिवम अपने पिलो को पकड़कर मुस्कुराते हुए सो जाता है। अगली सुबह रीमा जी सबको शिवम और अनन्या की शादी की बात बताती है। सभी ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। अनन्या और शिवम भी डुग्गू से बात करते हैं। डुग्गू भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली अब उसके पापा उसके साथ रहेंगे। सब इस डिसीजन से बहुत खुश होते हैं। हाँ, अभिमन्यु को थोड़ा दुख होता है, पर वो अनन्या के लिए बहुत खुश होता है। देखते ही देखते मुस्कान की शादी का दिन आ जाता है। अब तक अनन्या की चोट भी काफ़ी ठीक हो जाती है, तो वो अपने काम पे ध्यान देती है। सारा दिन उसका इन्हीं सब कामों में बीत जाता है। अब उसे डुग्गू की ज़्यादा फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उसे पता था कि अब शिवम हमेशा उसके और डुग्गू के साथ है। और इन बीते दिनों में शिवम ने न सिर्फ अनन्या का ख्याल रखा, बल्कि डुग्गू को भी पूरा समय दिया। अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मुस्कान और निखिल मंडप तक आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर ठीक वरमाला से पहले मुस्कान कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। निखिल भी उसकी बात का समर्थन करता है। ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? शादी नहीं करनी? कोई मजाक हो रहा है क्या? अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले कहना था। शिवम गुस्से से कहता है। रासू, तो गुस्सा मत हो, पर माँ, यहाँ तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है। जैसे मैं तो हमेशा बेकार की बात पे गुस्सा करता हूँ। एक मिनट शिवम, पहले इन दोनों से पूछ तो लो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनन्या उसे समझाती हुई कहती है, मुझे नहीं पूछना है किसी से कुछ भी, वरना फिर सबको लगेगा कि मैं बेकार में गुस्सा कर रहा हूँ। तुम ही पूछो इन दोनों से। क्या हुआ मुस्कान और निखिल, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी तो है, और वो भी बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, जिसे सिर्फ दो लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है दी, बताइए, और कौन उसे सॉल्व कर सकता है? प्लीज़ आप पूरी बात बताइए। मैं बताती हूँ अनन्या दी। वो बात ये है ना कि भैया तो मुझसे बड़े हैं, तो इस हिसाब से पहले उनकी शादी होनी चाहिए ना। तो मैं कैसे शादी कर लूँ पहले? सब शिवम और अनन्या को देखकर मुस्कुराने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे राशु, हम सबके कहने का मतलब है कि पहले तेरी और अनन्या की शादी होगी, फिर मुस्कान की। हम सबका मतलब? हम सब ने पहले से ये सोच रखा था। शिवम ने चौंकते हुए पूछा। जी साले साहब, ये तो हम सब ने पहले ही सोच लिया था कि आज आपकी और आपकी मैडम की भी शादी होगी। अब आप दोनों जल्दी से दूल्हा दुल्हन वाले गेटअप में आ जाइए। वहीं ये सब सुनकर अनन्या का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। अनन्या को रिद्धिमा अपने साथ ले जाती है और शिवम नितिन के साथ चला जाता है। आज इतनी सारी परेशानियों के बाद दोनों एक बंधन में बंधने वाले थे। शिवम तो ये सोच कर ही खुश हो रहा था कि फाइनली वो दोनों एक होने वाले हैं। देखते ही देखते दोनों एक पवित्र बंधन में बंध गए। वहीं मुस्कान और निखिल की भी शादी हो गई। मुस्कान विदा होकर निखिल के साथ चली गई और अनन्या शिवम और बाकी सबके साथ अपने घर आ गई। शादी के बाद की सारी रस्में पूरी करने के बाद शिवम और अनन्या अपने रूम में जाते हैं। रूम को देखते ही शिवम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अनन्या बेड पर बैठी होती है। शिवम उसके पास आकर बैठने ही वाला होता है कि तभी डुग्गू वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि आज से वो अपने मम्मी पापा के साथ ही सोएगा। हाँ बिल्कुल डुग्गू, तो हमारे साथ ही सोना। शिवम उसे बीच में सुलाते हुए कहता है। अनन्या ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि शिवम ने डुग्गू को पूरे मन से अपनाया है। अगली सुबह अनन्या उठकर नहाकर तैयार हो जाती है। उसके बाद वो किचन में जा कर के नाश्ता बनाने लगती है। तभी रीमा जी आकर उससे कहती है कि ये क्या, तुम क्यों बना रही हो? मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ, प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए, आप जाकर बाहर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर बाहर आती हूँ। अनन्या नाश्ता लेकर बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि शिवम का ट्रांसफ़र देहरादून में हो गया है। उसे कल ही निकलना पड़ेगा। ये सुनकर तो सब दुखी हो गए। अनन्या एक काम करो, अपना और शिवम का सामान पैक कर लो। पहले वहाँ जाकर घर सेट कर लो, उसके बाद शिवांश को ले जाना, वरना इन सब में वो परेशान हो जाएगा। और जब तक यहाँ रहेगा तब तक वो हम सबके साथ घुल मिल भी जाएगा। रीमा जी ने कहा।
हाँ वो सब तो ठीक है, पर डुग्गू कभी भी मेरे बिना नहीं रहा है और मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। मम्मा, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं यहाँ सबके साथ अच्छे से रहूँगा। आप और पापा वहाँ जाकर सब अच्छे से सेट कर लो, फिर मुझे लेने यहाँ आ जाना। सबके कहने पर अनन्या मान गई और अगली सुबह दोनों देहरादून के लिए निकल गए। जाने से पहले अनन्या ने डुग्गू और शिवम को वो लॉकेट पहना दिया जो उसने ज्वेलरी शॉप से लिया था। वाह मम्मा, मेरे और पापा के लिए सेम टू सेम लॉकेट। हाँ बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी उतारना मत। दोपहर तक दोनों अपने नए घर में थे। देहरादून आने के बाद दोनों घर पे बात कर लेते हैं और डुग्गू से भी बात करते हैं। पहला दिन तो दोनों का घर को सेट करने में और बाकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाने में ही निकल गया। शाम तक दोनों ही काफ़ी थक गए थे। खाना खाने के बाद दोनों ही सो गए थे। शिवम को 2 दिन बाद से ज्वाइन करना था, तो वो चाहता था कि ये 2 दिन बस अनन्या के साथ बिताए। अगले दिन सुबह ही शिवम और अनन्या आसपास घूमने चले जाते हैं। वैसे अनन्या, ये अच्छा हुआ ना कि हम लोग यहाँ आ गए। एक तो नई नई शादी, उसमें से दूसरे ही दिन हम देहरादून जैसी खूबसूरत जगह में। बस और क्या चाहिए? चाहिए ना, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। अनन्या ने कहा। अब क्या चाहिए तुम्हें? इस तो फॉल देखना है मुझे। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं और तुम किसी ऐसी खूबसूरत सी ठंडी ठंडी जगह पे हो, फिर अचानक से स्नोफॉल होने लगे। मैं, तुम और ढेर सारी स्नो। मैं स्नोबॉल बनाकर तुम्हारे ऊपर फेंकूं। ये सब कहते हुए अनन्या की आंखों में अलग ही चमक थी। लेकिन पता नहीं यहाँ कब स्नोफॉल होगी। अरे हो जाएगी, अभी तो हम यहाँ आए हैं और अब यहीं रहना है। तुम भी क्या बच्चों के जैसे बातें करती हो कभी कभी। वैसे अनन्या, हमारी शादी तो हो गई है, तो वो कब होगा? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब स्नोफॉल होगा तब, अनन्या ने गुस्से में फटाक से बोल दिया और चली गई। हे भगवान, जल्दी से स्नोफॉल हो जाए, वरना ये लड़की मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी, शिवम ने आसमान में देखते हुए कहा। शाम को शिवम और अनन्या लिविंग रूम में बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। बाहर अच्छी खासी ठंड थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। अनन्या बीच बीच में डर के मारे शिवम का हाथ पकड़ ले रही थी। मुझे तो तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती है कि जब डर लग रहा है तो ये हॉरर मूवी देख ही क्यों रही हो? कोई रोमांटिक मूवी लगाओ। वैसे भी पता नहीं इतनी खूबसूरत सी शाम में तुम्हें यह हॉरर मूवी देखने का शौक कहाँ से चढ़ा है? देखो, अगर ऐसी मूवी देखकर डर भी न लगे तो क्या फ़ायदा देखने का। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कमरे में जा सकते हो। और अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ रही हूँ, तो ठीक है, मैं तुमसे दूर बैठी जाती हूँ। अनन्या उठकर जाने को हुई तो शिवम उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे वो शिवम शिवम के ऊपर गिर जाती है। छोड़ो मुझे शिवम, अनन्या ने गुस्से में कहा। इतना गुस्सा? वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें हॉरर मूवी ना देखने की एडवाइस दी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं देखना है अब कुछ भी। तुम ही देखो। पक्का? तुम जाना चाहती हो? हाँ पक्का, अनन्या ने कहा। ठीक है, जाओ। और उसने अनन्या को छोड़ दिया और ठीक उसी टाइम लाइट चली जाती और अनन्या शिवम को पकड़कर बैठ जाती। क्या हुआ? तुम तो जा रही थी ना? जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? शिवम ने हंसते हुए कहा। पर अनन्या बहुत ज़्यादा इरिटेट जाती है तो वो कुछ नहीं कहती। अनन्या को चुप देखकर शिवम अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है। क्या हुआ अनन्या, नाराज हो मुझसे? नहीं तो क्या हुआ? आज मुझसे झगड़ा नहीं कर रही हो या मुझे डांट नहीं रही हो? कुछ नहीं हुआ। शिवम जैसे जैसे उसके करीब आता है वैसे वैसे अनन्या की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अनन्या को अपने चेहरे पे शिवम की सांसें महसूस होती हैं। अनन्या की आंखें खुद ब खुद बंद होती जा रही है। शिवम उसकी आंखों को फिर गालों को चूमता है। अनन्या शर्मा कर शिवम की बाहों में छुप जाती है। शिवम भी उसे अपनी बाहों में और भी कस कर जकड़ लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को इसी तरह महसूस करते हैं। शिवम उसे खुद से अलग करते हुए कहता है कि चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर कहाँ जाना है शिवम? और दिखाना क्या है? ओहो, पहले साथ चलो तो सही, तभी तो पता चलेगा ना। दोनों छत पे चले जाते हैं। छत पे जाते ही अनन्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वाओ शिवम, ये कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ बर्फ होती है। हाँ अनन्या, सुंदर तो है, पर यहाँ ठंड भी ज़्यादा है। अरे बुद्धू, जब बर्फ गिरेगी तो ठंड भी होगी ना, गर्मी तो होगी नहीं। अनन्या ने शिवम के चेहरे के ऊपर बर्फ लगाते हुए कहा। तुम तो रुको,
मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। बहुत मस्ती सूझ रही है ना। शिवम और अनन्या दोनों ही एक दूसरे पर बर्फ फेंकने लगे। दोनों बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। कभी शिवम आगे भागता तो कभी अनन्या। दौड़ते दौड़ते अनन्या नीचे आ जाती है, वहीं शिवम सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक गिर जाता है। अनन्या उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है और वापस उसकी तरफ आ जाती है। क्या हुआ शिवम? तुम्हारे पैर में चोट लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ अनन्या, एक काम करो, मुझे रूम में ले चलो, वहीं स्प्रे लगा देना। अनन्या उसे सहारा देती हुई रूम में ले जाती है। सॉरी शिवम, ना ही मैं दौड़ती और ना ही तुम मेरे पीछे आती। और अनन्या प्लीज, तुम ये सब मत सोचो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, समझी? अब जल्दी से स्प्रे ले आओ। शिवम को बेड पे बिठाकर अनन्या स्प्रे लेने जाती है। तभी शिवम उसका हाथ पकड़कर बेड पे गिरा देता है। क्या हुआ शिवम? तुम्हारे तो पैर में दर्द था ना? दर्द तो मेरे दिल में है, जहाँ तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो तुमसे प्यार हुआ है, पर लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तभी हमेशा मुझसे दूर रहती हो। ऐसा नहीं है शिवम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक तो तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल हो। तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। अनन्या उससे कुछ और कह पाती उससे पहले ही शिवम उसके होठ पे अपनी उंगली रख देता है। बस, अब और कुछ नहीं कहना। धीरे धीरे शिवम अनन्या के पास आता है और उसके गालों को चूमते हुए कहता है कि आई लव यू सो मच, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सको। अनन्या भी उसे गले लगाते हुए कहती है कि आई लव यू टू एंग्री यंग मैन। फिर से एंग्री यंग मैन। अनन्या ने झट से उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं। जाने क्या बोले मन डोले, सुन के बदन धड़कन बनी जुबां। खुलते बंद होते लबों की अनकही मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी। मिल यूं के दौड़ जाएं नस नस में बिजलियां बाहों के दरमियां। आसमां को भी ये हंसी राज है पसंद, उलझी उलझी सांसों की आवाज है पसंद। मोती लुटा रही है सावन की बदलियां बाहों के दरमियां। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो गए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। कुछ दिनों बाद शिवम और अनन्या डुग्गू को भी अपने पास ले आए। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों में अनन्या ने देहरादून में अपनी इवेंट कंपनी खोल ली। आज शिवम और अनन्या की एनिवर्सरी थी, जिस वजह से शिवम के मम्मी पापा नितिन, रिद्धिमा, मिष्टी, निखिल, मुस्कान और उसके परिवार वाले कुहू, अभिमन्यु और सुधा जी देहरादून आए हुए थे। डुग्गू सबसे मिलकर काफी खुश हो जाता है। शाम को घर पे ही एक छोटी सी पार्टी होती है। शिवम, अनन्या और निखिल, मुस्कान ने केक काटा और सबको केक खिलाया। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। रात में वैसे शिवम, तुमने मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। सॉरी अनन्या, वो इस बार मैं भूल गया। कोई नहीं, कल जाकर हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। मुझे नहीं जाना कहीं और, ना ही कुछ लेना है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, अनन्या ने गुस्सा होते हुए कहा। कुछ देर बाद अनन्या को महसूस हुआ कि शिवम की उंगलियां उसके होठों के पास है, तो वो देखती कि शिवम उसे एक डायमंड सेट पहनाता है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं इस यादगार दिन पे तुम्हें कुछ ना दूं? वैसे भी मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। लव यू शिवम, अनन्या ने उसे हक करते हुए कहा। वैसे अनन्या, तुमने भी तो मुझे गिफ्ट नहीं दिया अभी तक। मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट है जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसा क्या है अनन्या, जल्दी से बता दो। अनन्या उसके पास जाते हुए उसके कान में धीरे से कहती है कि तुम पापा बनने वाले हो। व्हाट? शिवम खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, लव यू सो 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 मच अनन्या। आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। मैं इसके लिए थैंक यू कहकर इसकी वैल्यू कम नहीं करूँगा। लव यू टू शिवम। वैसे हमारे पास डुग्गू तो है ही है, तो अब एक प्यारी सी बेटी ही चाहिए मुझे, बिल्कुल तुम्हारी जैसी क्यूट सी प्यारी सी। हाँ वैसे भी मैं और एक एंग्री यंग मैन को नहीं संभाल सकती हूँ, तुम और डुग्गू ही काफ़ी हो। उसके बाद से तो शिवम और डुग्गू अनन्या का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगे। हर समय अनन्या के साथ ही रहते थे दोनों। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब अनन्या हॉस्पिटल में लेबर पेन से तड़प रही थी और बाहर शिवम और डुग्गू परेशान हो रहे थे। रीमा जी के साथ साथ नितिन और रितिमा भी वहाँ उसके साथ थे। कुछ ही देर में नर्स बाहर आई और सबको ये खुशखबरी दी कि अनन्या ने बेटी को जन्म दिया है। शिवम तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और साथ ही डुग्गू भी। यस,
अब मेरी बहन आ गई, मैं उसके साथ बहुत खेलूँगा। शिवम और बाकी सब भी अंदर रूम में जाते हैं और एक एक करके बच्ची को देखते हैं। पापा, हम छोटे बेबी का नाम क्या रखेंगे? हमेशा तो इसे बेबी नहीं कह सकते हैं ना, इसका नाम तो तुम्हारी मम्मा ही बताएगी, उन्हीं से पूछ लो। मम्मा, जल्दी से इसका एक प्यारा सा नाम बता दो ना। हाँ डुग्गू, इसका नाम हम शिवन्या रखेंगे। वाह मम्मा, पापा का नाम शिवम, मेरा नाम शिवांश, इसका नाम शिवन्या, ये तीनों एक जैसे ही है। हाँ डुग्गू, बिल्कुल। बच्चे और अनन्या से मिलकर बाकी सब बाहर चले जाते हैं। सिर्फ शिवम वहीं रुक जाता है उसके पास। थैंक यू अनन्या, मुझे मेरी प्रिंसेस देने के लिए। और शिवम उसके फॉरहेड को प्यार से चूम लेता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद शिवम अनन्या और बेबी को लेकर घर आ जाता है। रात में शिवन्या को सुलाने के बाद शिवम अनन्या से कहता है कि देखा ना अनन्या, फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब बस हम चारों हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ शिवम, ये सब बस तुम्हारे साथ की वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों बालकनी में बैठ जाते हैं और अनन्या शिवम के कंधे से सिर टिकाकर सामने चांद को देखने लगती है। चांद सा तू ढलता, तू सुबह सा है निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है ये ही इरादा, तुझे चाहूँ खुद से ज़्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। रात की ठंडी हवा में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। बालकनी में बैठे शिवम और अनन्या चांद को निहार रहे थे। उनकी गोद में नन्ही सी शिवन्या सुकून से सोई थी और डुग्गू कमरे में खिलौनों से खेलते खेलते उन्नीदा हो रहा था। अनन्या धीरे से शिवम के कंधे पर सिर टिकाकर बोली, शिवम, कभी सोचा था जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी? शिवम मुस्कुराए, जब से तुम आई हो तब से तो जिंदगी खूबसूरत होने लगी। पहले सिर्फ ड्यूटी थी, अब उसमें दिल भी जुड़ गया है। अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मुझे तो हमेशा डर था कि तुम्हारा गुस्सा एक दिन मुझे तुमसे दूर कर देगा। लेकिन वही गुस्सा आज सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि उस गुस्से के पीछे जो प्यार है ना, वो किसी वरदान से कम नहीं। शिवम ने उसका हाथ थाम कर कहा, प्यार, गुस्सा, लाड सब तुम्हारे लिए ही है अनन्या। और आज जब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को देखता हूँ तो बस यही सोचता हूँ, जिंदगी अगर किसी की तस्वीर है तो उसमें रंग तुम हो। चांदनी उन पर बिखर रही थी। पास की झील से आती ठंडी हवा बालों को छेड़ रही थी। अनन्या ने अपनी नन्ही बेटी को बाहों में समेटते हुए कहा, अब बस यही चाहते शिवम कि ये पल ऐसे ही ठहर जाए, कभी खत्म ही ना हो। शिवम ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोला, ये पल खत्म नहीं होने देंगे अनन्या, क्योंकि अब हर सुबह हमारी नाम होगी, हर रात हमारी कहानी सुनाएगी। चांद की रोशनी में चमकती चारों की परछाइयाँ एक हो जाती हैं। तू है तो मैं हूँ, हर धड़कन में बस तू ही तू। कभी कभी मंजिल नहीं, साथ चलने वाले ही जिंदगी बन जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।